छात्रों, आज हम अनुसूची की अंतर्वस्तु, अनुसूची के प्रश्न, अनुसूची में किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए और किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुसूची की अंतर्वस्तु, द कंटेंट ऑफ शेड्यूल। अनुसूची की अंतर्वस्तु से तात्पर्य यह है कि अनुसूची में आरंभ से अंत तक किन किन बातों या विषयों का समावेश होता है। इनको हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, प्रारंभिक सूचनाएं, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशंस। इसके अंतर्गत अनुसूची का वह हिस्सा आता है जिसमें कि अनुसंधान तथा उत्तरदाताओं के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करने से संबंधित प्रश्नों का समावेश होता है। अनुसूची का यह भाग लगभग सभी प्रकार की अनुसूचियों में समान ही होता है। इसके अंतर्गत अध्ययन विषय का नाम, अध्ययन करने वाले संगठन का नाम, क्रम संख्या, सूचनादाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, साक्षात्कार का स्थान, तरीका तथा समय आदि से संबंधित प्रश्न या कॉलम होते हैं। दूसरा, मुख्य प्रश्न एवं सारणियाँ। यही अनुसूची की मुख्य अंतर्वस्तु होती है। मेन क्वेश्चंस एंड टेबल्स, क्योंकि इसी भाग में अनुसंधान विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित प्रश्न तथा रिक्त सारणियाँ जिन्हें कि उत्तरदाता को भरना होता है अथवा उससे पूछकर अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है, ये सूचनाएं होती हैं। ये प्रश्न तथा रिक्त सारणियाँ उन तथ्यों के संकलन में सहायक होती है जिनकी मदद से प्राकल्पना की जांच की जाती है। छात्रों, अनुसूची की तीसरी अंतर्वस्तु है अनुसंधानकर्ताओं के लिए निर्देश। अनुसूची के अंत में या पृथक रूप से अनुसंधानकर्ताओं के लिए कुछ ऐसे निर्देश दिए जाते हैं जिनकी सहायता से यथार्थ तथ्यों का संकलन सरल तथा एक तरह का हो सके। यद्यपि अनुसंधानकर्ता प्रशिक्षित होते हैं, फिर भी लिखित तौर पर दिए गए ये निर्देश उनका निरंतर मार्ग प्रदर्शन करते रहते हैं। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे अनुसूची में कौन से प्रश्न सम्मिलित कर सकते हैं या अनुसूची के प्रश्न। क्वेश्चंस ऑफ शेड्यूल। अनुसूची वास्तव से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की ही एक सूची होती है, पर इसमें सम्मिलित किए जाने वाले सभी प्रश्न एक प्रकार के नहीं होते। अर्थात विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश एक अनुसूची में हो सकता है, जिन्हें कि हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, विमुक्त प्रश्न, ओपन एंड क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों की विशेषता यह होती है कि उत्तरदाता को किसी भी तरह से अपने मत को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है और इसलिए ऐसे प्रश्नों के उत्तरों में भाषा आदि की कोई समानता नहीं होती है। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग प्रायः उत्तरदाता से सुझाव मांगने के लिए किया जाता है और इसलिए इसके उत्तर काफी लंबे तथा विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है, आप निम्न जाति की स्थिति को उन्नत करने के लिए क्या सुझाव देंगे? भारत में संयुक्त परिवार के मुखिया की भूमिका कैसी होनी चाहिए? आदि। छात्रों, दूसरा प्रश्न है संयोजित प्रश्न, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। जब प्रश्नों के संभावित उत्तरों को भी एक सिलसिले से प्रश्न के सामने सजा दिया जाता है और उत्तरदाता को उन्हीं दिए हुए उत्तरों में से एक को अपने उत्तर के रूप में चुनना होता है, तो उसे संयोजित प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर या तो एक निश्चित संख्या होती है अथवा निश्चित वाक्यांश होता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि उनका सांख्यिकीय वर्गीकरण, सारणीयन आदि अत्यंत सरलता से किया जा सकता है। उत्तर भी प्रश्नों के साथ रहने के कारण उत्तरदाता को उत्तर देने में काफी सुविधा रहती है। इस प्रकार के प्रश्नों के उदाहरण हैं,
आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? एकाकी परिवार या संयुक्त परिवार? जैसे अन्य प्रश्न है, आप कहाँ रहते हैं? जिला, गांव या कस्बा? आपका मकान किस प्रकार का है? निजी, स्वामित्व वाला या किराए पर? आपके मकान का ढांचा कैसा है? पक्का, अर्धपक्का, कच्चा आदि? छात्रों, इस प्रकार संयोजित प्रश्नों में 2, 3 या 4 संभावित उत्तर दिए होते हैं, जिसमें से किसी एक का चयन उत्तरदाता को करना होता है। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे दोहरे प्रश्न के बारे में। जब किसी प्रश्न के 2 ही उत्तर हो सकते हैं और उन उत्तरों को भी अनुसूची में प्रश्नों के सामने लिख दिया जाता है, तो उन्हें दोहरे प्रश्न कहते हैं। इन दोहरे प्रश्नों में एक का उत्तर प्रायः सकारात्मक होता है और दूसरे का नकारात्मक। संयोजित प्रश्नों की भांति इनका भी वर्गीकरण एवं सारणीयन सरलता से हो सकता है। दोहरे प्रश्नों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्या आपके गांव में जातिगत अस्पृश्यता प्रचलित है? उत्तर हाँ, नहीं। आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है? उत्तर हाँ, नहीं। छात्रों, इस प्रकार कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर हाँ या नहीं में देना होता है, अर्थात सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर देने होते हैं। ऐसे प्रश्न दोहरे प्रश्न कहलाते हैं। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ कई संभावित उत्तर दिए रहते हैं तथा उत्तरदाता को उनमें से कोई एक या एकाधिक उत्तर छांटना पड़ता है। इस अर्थ में इस प्रकार का प्रश्न संयोजित प्रश्न से बहुत कुछ मिलता जुलता है, पर दोनों में अंतर केवल इतना है कि संयोजित प्रश्नों में उत्तरदाता को दिए हुए उत्तरों में से केवल एक को ही चुनना पड़ता है, जबकि बहुवैकल्पिक प्रश्नों में एकाधिक उत्तरों को भी चुना जा सकता है। इसलिए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सभी संभावित उत्तरों को सावधानी पूर्वक लिख दिया जाता है और अंत में एक उत्तर अन्य कोई के नाम से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उदाहरण है, जैसे आपने अपने वर्तमान पेशे को क्यों पसंद किया? इसके उत्तर हैं आकर्षक नौकरी, आकर्षक वेतन, नौकरी की सुरक्षा, भविष्य में उन्नति की आशा, ऊपरी आमदनी, मालिक द्वारा दी गई सुविधाओं का आकर्षण, अन्य कोई। छात्रों, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे निर्देशक प्रश्न, लीडिंग क्वेश्चंस। जब किसी प्रश्न में सूचनादाता को कोई निश्चित उत्तर प्रदान करने के लिए संकेत किया जाता है, तो उसे निर्देशक प्रश्न कहते हैं। जहाँ तक संभव हो सके इस प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए, क्योंकि जब अनुसंधानकर्ता स्वयं ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उत्तर की ओर संकेत करता है, तो सूचनादाता स्वभावतः उसी की ओर झुक जाते हैं। उनसे वास्तविक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे संदेहपूर्ण प्रश्न। जब प्रश्न की भाषा इस प्रकार की होती है कि प्रश्नों के संबंध में उत्तरदाता के मन में संदेह उत्पन्न होता है या प्रत्येक सूचनादाता उसका अर्थ अपने अपने ढंग से लगा सकता है, तो उसे संदेहपूर्ण प्रश्न कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि संदेहजनक प्रश्न संदेहजनक उत्तरों को एकत्रित करता है और संदेहजनक उत्तरों से केवल संदेहजनक निष्कर्ष निकल सकते हैं। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे अस्पष्ट प्रश्न। जब कोई प्रश्न किसी निर्दिष्ट उत्तर को प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसे अस्पष्ट प्रश्न कहते हैं। जैसे यह पूछना कि क्या आप सुशिक्षित हैं, एक अस्पष्ट प्रश्न है। इसकी अपेक्षा यह पूछना अधिक उचित है कि आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है। इसी प्रकार
यह पूछना कि आपके मकान की दशा कैसी है एक अस्पष्ट प्रश्न है। पूछना चाहिए कि आपके मकान में कितने कमरे हैं, आपका मकान कच्चा है या पक्का है। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे श्रेणीबद्ध प्रश्न, रैंकिंग आइटम क्वेश्चंस। जब उत्तरदाता को किसी प्रश्न के दिए हुए संभावित उत्तरों में से एक दो उत्तरों को नहीं अपितु सभी उत्तरों को चुनना तथा उन्हें अपनी पसंद के अनुसार एक क्रम से सजा देना होता है तो उसे श्रेणीबद्ध प्रश्न कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में अनुसूची में छपे हुए उत्तरों के क्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिए। What type of questions are to be included? एक अनुसूची में किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा, यह बहुत कुछ निर्भर करता है अध्ययन की प्रकृति तथा उद्देश्य, उत्तरदाताओं के स्वभाव, कार्यकर्ताओं की योग्यता तथा सूचना की जांच की सुविधाओं पर सामान्य रूप से किसी भी प्रश्न को अनुसूची में स्थान देने से पूर्व यह सोच लेना चाहिए कि उससे अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल स्पष्ट, सांख्यिकीय विवेचना के योग्य तथा प्रामाणिक उत्तर ही प्राप्त हो। इस संबंध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन प्रश्नों को अनुसूची में सम्मिलित किया जा रहा हो उसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे प्रश्न छोटे, सरल तथा उत्तर देने में सहज हो, पर प्रश्न इतना छोटा न हो कि उससे कोई अर्थ ही न निकल सके। प्रश्न सूचनादाता के ज्ञान स्तर से संबंधित होना चाहिए। जैसे एक मिल के साधारण श्रमिक से मिल के आय व्यय के संबंध में प्रश्न करना निरर्थक है। छात्रों, प्रश्न सारणीयन के योग्य हो, इससे अध्ययन में अधिकाधिक विषयकता पनपती है और वर्णनात्मक विवरण से बचा जा सकता है। अनुसंधान के उद्देश्य से संबंधित प्रश्नों को ही अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिए। जो भी प्रश्न इस प्रकार का नहीं है उससे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से अनुसूची बोझिल हो जाती है और अनावश्यक सूचनाएं एकत्रित हो जाती हैं। यदि प्रत्यक्ष प्रश्नों से सही उत्तर पाने की आशा न हो तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रश्नों को पूछना चाहिए। प्रश्न एक दूसरे से संबंधित और संपूर्ण क्रम में एक दूसरे के पूरक हों। ऐसे प्रश्न भी दिए जाने चाहिए जिनसे एक प्रश्न के उत्तर की दूसरे प्रश्न या प्रश्नों के उत्तर की सहायता से जांच की जा सके। जैसे आय के साथ साथ व्यय, बचत और ऋण संबंधी सूचनाएं भी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे जाने चाहिए। छात्रों, जो प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है तथा पक्षपात रहित है, ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के जीवन में कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जहां पर कि वह किसी भी बाहर वाले का प्रवेश सहन नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पक्ष होते हैं जहां पर कि वह किसी भी बाहर वाले का प्रवेश सहन नहीं करता। यदि ऐसे प्रश्न पूछे गए तो सूचनादाता यथार्थ स्थिति को छिपाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए गुप्त जीवन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अप्रत्यक्ष प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। अनुसूची के प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर देने के लिए लिखने का काम कम से कम करना पड़े। अतः यदि उत्तरों में व्यवस्था एवं संक्षिप्तता लानी हो तो उत्तर चेक मार्क, राइट, क्रॉस मार्क अथवा संख्या में अथवा हाँ या नहीं में लिखने योग्य ही प्रश्न होने चाहिए। छात्रों, जब विचारों अथवा भावनाओं से संबंधित प्रश्न करना हो तो क्यों, क्या, कब, कैसे वाले प्रश्न भी कर लेना चाहिए, जिनसे उन विचारों अथवा भावनाओं के पृष्ठभूमि का पता लग जाए। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे कि अनुसूची में किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। What type of questions are not to be included? कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न होते हैं जो कि गलत, अस्पष्ट या अधूरी सूचनाओं को ही एकत्रित करते हैं। ऐसी सूचनाओं से कोई लाभ नहीं होता, अपितु भटक जाने की आशा होती है। ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। अनुसूची में संदेहपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी भ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं और प्रत्येक उत्तरदाता का उत्तर भी अलग अलग होता है। उसी प्रकार अनिर्दिष्ट या अस्पष्ट प्रश्नों को भी अनुसूची में स्थान नहीं देना चाहिए। निर्देशक प्रश्नों से भी यथासंभव बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में उत्तर का संकेत भी होता है और सूचनादाता उसी संकेत के अनुसार उत्तर देते हैं। इससे वास्तविकता का पता नहीं चलता। बहुअर्थक प्रश्नों को भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर में कदापि प्रामाणिकता की आशा ही नहीं की जा सकती। छात्रों, प्राकल्पनात्मक प्रश्नों से भी बचना चाहिए। यह पूछना अनुपयुक्त है कि क्या आप अपनी गिरी हुई आर्थिक स्थिति को उन्नत करना चाहेंगे? ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। व्यक्ति के गुप्त जीवन संबंधी प्रश्नों को प्रत्यक्ष तौर पर कभी नहीं पूछना चाहिए। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से या तो सूचनादाता साफ इनकार कर देगा अथवा वास्तविकता को छिपाकर उत्तर देगा। बहुत लंबे तथा जटिल प्रश्नों को भी अनुसूची में स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को उत्तरदाता सरलता से समझ नहीं पाता है और इसीलिए जैसा समझ में आता है उसी के अनुसार जो कुछ भी उत्तर वह देता है वह वास्तविक सूचना नहीं होती है। छात्रों, उत्तरदाता को असमंजस में डालने वाले प्रश्नों से भी सदा बचना चाहिए। यदि कोई सूचना अन्य निर्भर योग्य साधन से प्राप्त हो सकती है तो उससे संबंधित प्रश्नों को भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि निरीक्षण आदि के द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक निर्भर योग्य होती हैं। उन प्रश्नों को भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो कि अनुसंधान के उद्देश्य से स्पष्टतः संबंधित न हो, क्योंकि इस प्रकार के उद्देश्य विहीन प्रश्नों से अध्ययन का तो कुछ भला नहीं होता, केवल धन, समय एवं परिश्रम का ही अपव्यय मात्र होता है। छात्रों, समाज में सर्वमान्य या स्वीकृत आदर्शों से संबंधित प्रश्नों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर में लोग प्रायः वही कहते हैं जो कि सर्वमान्य आदर्शों के अनुकूल हों।